जीएससीडी की? वो लास्ट टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हु इज मैम जैसे हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो। एंटरप्रेन्योर वो होता है जैसे कोई किसी ने ना अपना स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया हो और खुद ही सारा काम कर रहा हो, मैनेज मार्केटिंग वगैरह, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नहीं बेटा, एंटरप्रेन्योर होता है जिसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, चाहे वो स्मॉल स्केल है, चाहे वो मीडियम स्केल है, चाहे वो लार्ज स्केल है। कोई भी ऐसा इंसान जो अपने बिजनेस का ऑनर है, चाहे उसने मैनेजमेंट और मार्केटिंग खुद करता है, चाहे उसने कोई एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। ओनर ऑफ एनी बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और उसमें काफी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे उसको रिस्क लेना आना चाहिए, उसके पास काफी सारी स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास कैपिटल होनी चाहिए, मतलब पैसा होना चाहिए, उसके पास जगह होनी चाहिए अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, देन उसकी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो दीज आर मेनी मोर क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है उसमें ये सब क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके। ठीक है, सो अब हम अगर बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योर की। पहली बात, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक सोशल डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे सोशल डेवलपमेंट हो रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ग्रोथ हो रही है। जितनी हमारी इंडस्ट्रीज होंगी उतनी हमारी गवर्नमेंट की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और ग्रोथ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट तो हो ही रही है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसको ग्रो करते हो तो आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट तो साथ साथ में कर ही रहे हो। ठीक है, सो ये थे कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, जो एक बिजनेसमैन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर फेल क्यों होता है। एक एंटरप्रेन्योर तब फेल होता है जब उसके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, हो रॉ मटेरियल कम हो गया उसके पास, जिस भी चीज की वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, या फिर उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उसके पास पैसा नहीं है अब उतना, वो जो पैसा था वो उसका बिजनेस में लॉस हो गया, या उसमें प्रोडक्शन प्रॉब्लम आ गई, मतलब या तो उसके रॉ मटेरियल कम हो गया, या पावर कट ज्यादा हो रहे हैं, उसको बिजली नहीं मिल रही, या फिर उसको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रही, या उसका जो मटेरियल था वो काफी सारा वेस्ट हो चुका है। इन सब चीजों के कारण, प्रोडक्शन प्रॉब्लम के कारण भी जो एंटरप्रेन्योर है वो फेल हो जाता है। मार्केटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है उसके पास उतना स्टाफ ही ना हो, उतने लोग ही ना हो कि वो मार्केटिंग कर सकें। हो सकता है उसका जो प्रोडक्ट है वो इतनी लो क्वालिटी का था कि वो मार्केट में बिका ही नहीं। हो सकता है रिसेशन आ गया, जैसे अब कोरोना आ चुका है, तो कोरोना के चलते काफी लोगों के जो बिजनेस है वो हमारे खराब हो गए हैं, यू कैन से कि डंप हो गया उनके बिजनेस, लॉस होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ रिसेशन। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम के कारण भी जो एक एंटरप्रेन्योर है वो फेल हो सकता है। इसके अलावा फ्रॉड कर गया, अगर उसकी कंपनी में और पार्टनर्स भी थे तो वो पार्टनर्स ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। ठीक है, या नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया जिसकी वजह से उसको बिजनेस में काफी लॉस हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक एंटरप्रेन्योर फेल हो जाता है। ठीक है, अब हमने बात करी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, और वो फेल क्यों हो जाता है। अब हम बात करेंगे, जैसे आप हो, ये हमने सब्जेक्ट जीएसईटी का लास्ट जो चैप्टर ये एंटरप्रेन्योर वाला रखा है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि आप हो सकता है कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो, रादर अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जैसे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए, जैसे डायोड ही सपोज आपने बनानी स्टार्ट कर दी, या एलईडीज आपने बनानी स्टार्ट कर दी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर आपने स्टार्ट कर दी, तो दैट मीन्स आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आपको किन चीजों से बचना है जिससे आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। अब सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके पास पैसा भी है, आपके पास जगह भी है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है, चाहे वो लार्ज स्केल पे है, चाहे वो मीडियम स्केल पे। अब जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलती है।
ठीक है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो आपके बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको हम एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, जो एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं सिस्टम्स। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, अगर हम इंडिया में कोई भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को सेटअप करने में। सबसे पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और पीपीटी शेयर कर रही हूँ, हम उससे पढ़ेंगे। हाँ जी, दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में, जिसको हम डीआईसी बोलते हैं। डीआईसी होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और इसका मेन काम क्या है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे विलेज में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ग्रो करने में ये हेल्प करते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट मींस आपके जैसे जलंधर में अगर आप स्टार्ट करते हो, तो जलंधर में एक ऐसी एजेंसी होगी जो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को लेके, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्री या आप विलेज में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डील करने में हेल्प करेगा। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जीएसईडी का आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, उसमें अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो उसमें से आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से आएंगे। 60 मार्क्स के क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर के चैप्टर से आते हैं। बाकी चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, वही आते हैं। एंटरप्रेन्योर चैप्टर कभी नहीं छोड़ना। अगर टाइम कम होगा तैयारी करने के लिए तो भी इस चैप्टर को नहीं छोड़ना। अगर ये चैप्टर छोड़ दिया तो आप पास नहीं हो सकते, चाहे आप पूरी बुक पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें इसकी परसेंटेज जो है एग्जाम में पेपर क्वेश्चंस आने की वो भी ज्यादा है, तो इसको ध्यान से समझना है और इस पे अच्छे से अपना फोकस रखना है ताकि आप इसकी तैयारी जरूर करो। सो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिसको हमने डीआईसी बोला, डीआईसी हमें हेल्प करती है स्मॉल स्केल और विलेज इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। अब इसका रोल क्या है? मैम, हाँ जी, ये डीआईसी गवर्नमेंट सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है? गवर्नमेंट सेक्टर है बेटा। तो अगर किसी ने हेल्प लेनी हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, पे भी करना पड़ता है उनको? वो मैं बता रही हूँ, ये सारा मैं बताऊंगी डीआईसी के बारे में। ओके, तो डीआईसी के बारे में हमने पढ़ा कि डीआईसी क्या है। उसके बाद डीआईसी कब सेटअप हुआ, इसका मेन काम क्या है, और जो आपके क्वेश्चन है सहज वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये एक इंडस्ट्री की पॉलिसी बनी थी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 दिसंबर 1977 को। उसने स्पेशल स्ट्रेस दिया इसके ऊपर, उसने स्पेशल स्ट्रेस दिया इसके ऊपर क्योंकि ये स्मॉल स्केल विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए यूज करते थे हम इस पॉलिसी को। ये पॉलिसी क्या इंडिकेट करती है कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट का मेन फोकस होगा एफर्ट्स करने में और आपकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने में। ठीक है, so the policy statement indicates that the district would be the main focus of efforts, and agency for promotion of small scale and cottage industry would be new organization called district industry center. अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिसको हमने डीआईसी बोला,
ये 1978 में स्टार्ट हुई और इसका काम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो कि रूरल एरियाज में है, विलेजेस में है, उनको प्रमोट करना। सो डीआईसी ने क्या किया, एक सिंगल विंडो इंटरेक्टिव एजेंसी बनाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो क्या करती थी, ये सर्विसेज को प्रमोट करती थी, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी और सपोर्ट देती थी सिंगल रूफ के अंदर। लाइक एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, आपने सिर्फ वहीं पे जाना है, वहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो डीआईसी ने क्या किया, एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकाले जिसके अंडर आपको हेल्प मिलती है। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्जेक्टिव क्या है, डीआईसी का काम क्या था। एक तो उसने एंटरप्रेन्योर स्किल्स ऑफ पीपल, मतलब जो आप, जैसे सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे अंदर उसने बिजनेस स्किल्स लेके आनी है कि मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो मेरे अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं। देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए मोटिवेट किया कि नहीं आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर जितनी भी फैसिलिटी आपको वन रूफ के अंडर चाहिए वो सारी फैसिलिटीज डीआईसी प्रोवाइड करता है। और ये जितना भी हमारा रीजनल इम्बैलेंस है जो डेवलप नहीं होने दे रहा विलेजेस को, जो भी उसमें फ्लॉज हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा काम ऑब्जेक्टिव है डीआईसी का। अब रजिस्ट्रेशन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे होती है। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री को, और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होती है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है उसने ही डीआईसी को बनाया है, इम्प्लीमेंट किया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है क्या, ये कहती है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हो, जो आप पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए, सपोज हम, जैसे हमने बीटेक एमटेक करी, आपने डिप्लोमा किया, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। वो क्या है कि पहली बात, आप 8th पास होने चाहिए, आपकी एज 18 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। SC ST या कोई वुमेन है अगर, तो वो 45 ईयर्स तक भी हो सकते हैं। जो आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो उसका प्रोजेक्ट कम से कम 2 लाख का होना चाहिए, जिसमें से 1 लाख जो है वो बिजनेस के लिए हो और बाकी 1 लाख सर्विसेज के लिए हो सकता है। जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 40,000 होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो आप अपना ये सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हो, डीआईसी के अंडर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब डीआईसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन होता है, इसमें जनरल मैनेजर होता है, फंक्शन मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, टेक्निकल सर्विसेज देता है सारी, जॉन सी भी चाहिए। फंक्शन मैनेजर पूरे फंक्शंस देखता है, जनरल मैनेजर का आपको रोल पता ही है। अब डीआईसी को मैनेज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको मैनेज करती है। इसमें देखो क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में एक जनरल मैनेजर है जिसने फर्दर बहुत सारे क्लेरिकल, क्लास 4, स्टेनोग्राफर, ये सारे उसने इंडस्ट्रियल ऑफिस में रखे हुए हैं। एक उसके पास असिस्टेंट मैनेजर होता है। एक इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर होता है जो आईपीओज या जितनी भी सुपरवाइजिंग करनी है आपकी वो करता है। एक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ऑफिसर होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या है डीआईसी के, आपने क्या करना है, फंक्शन डीआईसी के ये है कि आपने जब डीआईसी के पास अपने आप को रजिस्टर कराया, अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया, तो वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर सको, एक मॉडल प्रोजेक्ट बना सको। जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको एक हम सिनॉप्सिस, जैसे आप प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हो कोई तो एक सिनॉप्सिस बनाते हो जिसमें आपका पूरा एक्शन प्लान होता है कि आप शुरू से लेके एंड तक क्या क्या करोगे और किस किस तरह करोगे, क्या क्या आपके स्टेप्स हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाने में आपकी डीआईसी हेल्प करता है ताकि आप एक एक्शन प्लान बना सको और उसको इम्प्लीमेंट कर सको। सो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे क्या कर रहा है, जितने भी हमारे वेंचर्स है, वेंचर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन सबको हेल्प करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, अपनी एक पोजीशन बनाने का, अपना एक रोल प्ले करने का। और ये एक एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन को गाइड करता है बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे कौन सी मशीनरी यूज करनी है, कौन सी इक्विपमेंट यूज करने हैं,
उनकी सप्लाई कहाँ से मिलेगी, मशीन कहाँ से मिलेंगी। देन आपको लोन, अगर आप चाहते हो, जैसे आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करी तो आपको लोन लेना पड़ता है, तो कितना लोन अमाउंट आपको लेना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। आप अगर लैंड ले रहे हो, कहीं जगह खरीद रहे हो, तो वो जगह कितनी होनी चाहिए, उसमें से कितनी जगह पे आपके इक्विपमेंट आना चाहिए, कितनी जगह पे आपके टूल और फर्नीचर आना चाहिए। ये सारी हेल्प और सारी गाइडेंस जो है आपको वो डीआईसी से मिलती है। सो ये बेसिकली क्या करता है, आपका जौन सा भी प्रोजेक्ट है, जौन सी भी मैन्युफैक्चरिंग आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको उस लेवल का बनाता है कि आप वो चीज स्टार्ट कर सको। फिर जितने भी आपको वो स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की या परमिट्स की जरूरत है, उसमें आपकी हेल्प करता है। देन आपको असिस्ट करता है कि आपने प्रोडक्ट जो बना लिया उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, उसकी उस प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है। अब अगर हम लाइसेंस और परमिट्स की बात करते हैं, जैसे कि आप घर भी अगर बनाते हो तो आपको उसके लिए अपना पहले जो प्लान होता है, जो यू कैन से नक्शा होता है, आपके घर का मैप होता है, उसको आपको पहले वो कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है कि हम जो घर बना रहे हैं वो हमारी लिमिट्स के अंदर ही है, और जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम घर बना रहे हैं। तो जब हम घर भी कोई बनाते हैं ना, उसके लिए पहले आप मैप, जो आपका नक्शा होता है, उसको पास कराते हो, देन बिजली और पानी अप्लाई करते हो, देन उसके बाद आप आर्किटेक्चर के साथ वो अपनी चीजें स्टार्ट करते हो। देन एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी चेक करने आते हैं कि आपका घर जो है वो अकॉर्डिंग टू जैसे मैप आपने दिया था, जितना पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा। सिमिलरली इंडस्ट्री में भी आपको वेरियस लाइसेंस, जैसे बिजली के लिए, पानी के लिए, मशीनरी लाने के लिए, कितनी पावर कंजम्पशन आप कर सकते हो, कितना पॉल्यूशन क्रिएट करेगी आपकी इंडस्ट्री, इन सब चीजों के लिए क्लियरेंस और परमिट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस है वो आपके कितने, जितने भी बिजनेस को लेके डाउट्स हैं वो सारे ये क्लियर करेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट कहाँ पे खुलवाएं, कितनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होएगी, कितनी आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होएगी, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको मुझे कितना टैक्स या रिटर्न पे करना पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत है आपको टाइम टू टाइम बिजनेस स्टार्ट करने पे। देन टू एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इस योजना को एजेंसी आई मीन इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको कौन सी एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कौन सी एजेंसी इसको एक्ट कर रही है। देन स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, वो भी टाइम टू टाइम रखे जाते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से सेटअप कर सको। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को काफी सारी ऐसी सपोर्ट मिलती हैं, काफी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको प्रमोट करने में, आपकी मार्केटिंग में हेल्प करती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना है, वो आपकी खुद फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट या इंडस्ट्री डेवलप सेटअप करने से उनको भी बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की इकोनॉमी, आपकी इंडिया की इकोनॉमी राइज हो रही है, आपकी पब्लिक जो है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट की एम्प्लॉयमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इन सब चीजों में उनको भी हेल्प मिलती है, इसलिए वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करते हैं, या अगर उनकी फीस होती भी है तो बहुत नॉमिनल, बहुत कम फीस होती है। सो ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, इन सब चीजों में भी आपके ये जो एजेंसीज हैं ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा काफी सारी एजेंसीज हैं, अभी हमने सिर्फ डीआईसी के बारे में ही पढ़ना था, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में। ठीक है, हाँ जी, डीआईसी के बारे में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। डीआईसी इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये पेपर में आता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर के चैप्टर से। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर, हु इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, वो हम नेक्स्ट करेंगे आगे। देन एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज, जिसमें आपको सिडबी, डीआईसी, एसआईएसओ, ऐसे काफी सारी अभी हमने पढ़नी है, आगे आगे भी आपने सिर्फ डीआईसी पढ़ा है, ये पूछ लेते हैं, 10 नंबर में आती है ये। देन आपको स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
नबार्ड है, नबार्ड भी आ जाता है, NABARD। तो हम धीरे धीरे इनको कवर करते रहेंगे। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के बारे में पढ़ा है। इसका मेन काम क्या है आपको समझ में आ गया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेन काम क्या है? जो नहीं समझ में आया बेटा पूछ लो। यस मैम, सारा समझ आ गया। तो हम रजिस्टर कराने जाते हैं ना जब अपने बिजनेस को, तो वो रजिस्ट्रेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है प्रोविजनल, एक होती है परमानेंट। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप पहले करवाते हो, जिसको हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, ये 2 साल की होती है। अगर आपका बिजनेस 2 साल चल पड़ा और उसका टर्नओवर अच्छा आ रहा है, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, तो फिर 2 साल आपकी रजिस्ट्रेशन चलती है, उसके बाद आप उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। सो पहले प्रोविजनल होती है 2 साल के लिए, उसके बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब DSC का मेन रोल आपको पता लग चुका है। हाँ जी बच्चे। मैडम अगर 2 साल अच्छा ना चले? ना चले तो फिर कैंसिल कर दो, अपने बिजनेस ऑफ कर दो, बंद कर दो। जितना लोन है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बाकी आप बिजनेस शट डाउन कर सकते हो। इसीलिए 2 साल के लिए दिया जाता है कि अगर 2 साल कोई बिजनेस चल पड़ा तो वो नेक्स्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि 2 साल आपको अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको कंटिन्यू करना चाहोगे। ठीक है, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? मैम अगर जैसे ये 2 साल अच्छा चलेगा फिर ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ फिर ही होगा, शुरू में पहले से ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एंड परमानेंट, बट कम आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि DIC के टॉपिक के अंदर ही है ये। GSED का ना बैक क्वेश्चन पेपर्स आप देखना, काफी सारे इसके क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, मैंने आपको वेबसाइट बताई हुई है brpaper.com। brpaper.com पे GSED के काफी सारे पेपर्स पड़े हैं, और उसमें ये आई थिंक 3rd सेमेस्टर में होंगे, 3rd सेमेस्टर वाले कॉलम में जब ECE पे जाओगे, 3rd सेमेस्टर में जाओगे, उसमें आपको GSED के सारे ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, या आप लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हो। उसमें आप देखना आपके पेपर्स में जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट हुए हैं, हर एक क्वेश्चन पेपर जो है उसमें वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, कुछ नया नहीं इसमें आ रहा, तो वो फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और एक GSED का सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूं, इस पेपर में क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या व्हाट इज GSED, वो क्वेश्चन ना घुमा के डालते हैं। जैसे वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी, पहले एक बार हम पेपर पूरा तैयार कर लें, तैयारी पूरी कर ले सिलेबस की, देन मैं आपको इसकी तैयारी कराऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने कैसा आंसर देना है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना ये टॉपिक कौन सा है। कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ की टू सक्सेस एंड टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। थ्रो सम लाइट ऑन द स्टेटमेंट गिविंग द अप्रोच एंड स्टेप फॉलोइंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? ये मैनेजिंग सेल्फ चैप्टर से आया क्वेश्चन। कहाँ से? नहीं मैनेजिंग नहीं, वहां से नहीं आया। नहीं, और कोई बताओ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज की टू सक्सेस एंड टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। थ्रो लाइट ऑन द स्टेटमेंट गिविंग द अप्रोचेस एंड स्टेप्स फॉलोड इन एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। पुलकित क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको? मैम कीपिंग मतलब ये कौन से चैप्टर से आया ये तो पता है। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या लिखोगे इसमें? शागुन एक बार रिपीट करना दोबारा, बताता हूँ मैं। Keeping a positive attitude is key to success and to overcome all the problems. Throw light on the statement, giving the approaches and steps followed in any problem solving. Anybody जिसको पता है इसमें क्या लिखना है? मैम इसमें पूछा है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, किस के हेल्प से आप उसको कैसे जैसे हटा सकते हो या सॉल्व कर सकते हो।
हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने पूछा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे और क्या स्टेप्स यूज करोगे उसको सॉल्व करने। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीधे नहीं पूछेंगे वो आपको। एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ। Generic skills have emerged an important component of employability skills that enable individual in the light of statement explain the role and importance of GSED to remain employable over lifetime and to lead a happy life. इसमें उन्होंने बोला कि जेनरिक स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है उसके रोल और इम्पोर्टेंस बताने में एम्प्लॉयबिलिटी में, और इसकी जीएसईडी की रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, इससे एम्प्लॉयबल होने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो नैन्सी आप बताओ इसमें क्या लिखोगे? ऐसे आता मैम है एक बार इस क्वेश्चन में आपने पहले जीएसईडी का रोल एंड इंपॉर्टेंस बताना है रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी। रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी आपने जीएसईडी का टॉपिक लिखना है, उसका रोल और इंपॉर्टेंस जो आपने बतानी है वो रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी बतानी है। एक और क्वेश्चन बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ह्यूमन साइकोलॉजी गेट्स अफेक्टेड बाय नेगेटिव फैक्टर, एक्सप्लेन गिविंग द टेक्निक्स टू मैनेज सच नेगेटिव फैक्टर्स। ये स्ट्रेस वाला, हाँ जी, स्ट्रेस वाले में से होगा मैम, स्ट्रेस वाला क्वेश्चन होगा शायद। इसमें उन्होंने बोला कि ह्यूमन की साइकोलॉजी पे नेगेटिव फैक्टर्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने ऐसी टेक्निक बतानी है जिससे कि आप मैनेज कर सकते हो नेगेटिव फैक्टर को, और ब्रैकेट में लिखा है कोई भी एक फैक्टर उठा लो। तो कौन सा फैक्टर नेगेटिव फैक्टर उठाओगे जिसको आपने मैनेज करने की टेक्निक बतानी है, बताओ। टाइम मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट मैम। स्ट्रेस ले सकते हो, और बोलो कोई जाना। बैड इमोशंस। एंगर मैनेजमेंट। क्या चीज? एंगर। समझ नहीं आ रही मैम गुस्सा, गुस्से को मैनेज। क्या बोल रही है, किसी को समझ आ रहा है? वो एंगर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैम एंगर मैनेजमेंट। मैंने फिर नहीं समझ आ रही। मैम एंजल मैनेजमेंट। केडी मैनेजमेंट? ये किन्ने बोलिया सी मैम? एंगर मैनेजमेंट मैडम गुस्से नु कंट्रोल करना। एंगर, अच्छा आवाज बड़ी कट रही थी। ओके ओके, एंगर मैनेजमेंट नहीं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आ जाएगा ना। एंगर मैनेजमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं ना हमने पढ़ा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, मैं जीएसईडी ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल से पढ़ा रही हूँ, और जीएसईडी में 4 बार मेरी क्लास का 100% रिजल्ट आया है 4 इयर्स तक। लेकिन एक साल ऐसा भी आया था जब मास सप्ली आई थी जीएसईडी, और वो मास सप्ली का रीजन यही था कि क्वेश्चंस इस तरह से आ गए थे कि उनको समझ नहीं आए कि उसमें क्या लिखना है। एक जीएसईडी के पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो मुझसे जरूर पूछ लेना, उससे ही आपके नंबर आने। क्योंकि मैंने जीएसईडी के बोर्ड के पेपर हर साल चेक किए हैं, आपके कॉलेज के नहीं होते, किसी और कॉलेज के, और मेरे को पता है कि किस फैक्टर को हमें देखना होता है उसको नंबर देने के लिए बच्चे को। तो ये मुझसे जरूर पूछ लेना। एट द एंड जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जीएसईडी का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि 100% रिजल्ट आए, और पिछले 4 साल से 100% रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है, उसमें बस आपको एक एग्जांपल देने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एज एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, जो अभी हमने किया। दूसरा क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन पेपर में है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लिस्ट डाउन द आइटम रिजर्व्ड फॉर मैन्युफैक्चर इन सच इंडस्ट्री। ये भी एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर, ये भी एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी इसी चैप्टर से हो गया। नेक्स्ट है, हाउ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉल्ड एंड बॉडी, कॉल्ड, ये मिसिंग है क्वेश्चन, कॉल्ड स्किन एंड बॉडी।
ये भी एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिडबी स्टैंड्स फॉर डैश, ये भी एंटरप्रेन्योर के चैप्टर का है। देन एन एंटरप्रेन्योर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजर एंड लीडर, ट्रू और फॉल्स, ये भी एंटरप्रेन्योर का चैप्टर क्वेश्चन है। व्हाट एक्टिविटीज कैन बी डन फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, ये भी एंटरप्रेन्योर का चैप्टर। आप इमेजिन कर सकते हो एक क्वेश्चन पेपर में एंटरप्रेन्योर के कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो बी प्रिपेयर्ड, इस चैप्टर को अच्छे से करना है हमने, और आपने तैयारी करते टाइम पहले इसी चैप्टर की तैयारी करनी है, फिर पीछे शुरू होना, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये इसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, वो क्या होती है, वो भी आप दिमाग लगा सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, उसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर ऐसे, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें आपको पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब तैयारी शुरू करनी है पहले इस चैप्टर को करना है पूरा, एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट सर्वे, एक एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर है, उसके बाद एक मार्केट सर्वे है, एक और है ये रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये लास्ट वाले 3 चैप्टर पहले आपने तैयार करने हैं, उसके बाद बाकी चैप्टर्स जब भी तैयारी शुरू करनी। जितने क्वेश्चन पेपर उठाओगे उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व करके देखना जब तैयारी कर लो। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट पॉलिसी पढ़ेंगे। क्या, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक पीपीटी और यूट्यूब वीडियो भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, लिंक नहीं भेजूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम इसकी एक एक चीज को समझेंगे। क्लियर? हाँ जी। ओके, वी विल मीट इन एमपी लेक्चर नाउ। नैंसी अटेंडेंस लगा देना। ओके मैम। लगा दी? एंड कर दूं क्लास? हाँ जी मैम। ओके बेटा, टेक केयर।